हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने लिबरलाइजेशन पूरा पढ़ लिया था और अब हम सेकंड पार्ट में बचे हुए जो दो चीज़ें थी, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसको हम फिनिश कर लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन जैसे आपको मीनिंग से ही इसके जो वर्ड है इससे ही क्लियर हो गया होगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो था, ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो पब्लिक सेक्टर के हाथ में था, उसको अब पब्लिक सेक्टर के हाथ से किसको दे दिया गया? प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को जैसे हमने पहले पढ़ा, देने से बहुत सारी कमियां हो गई थी, बहुत सारा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था जितना एक्सपेक्टेड था। तो वो सारा का सारा हमने अब कोशिश करके प्राइवेट को दिया जिससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो पाए। क्लियर? तो इसका पर्पस क्या था? बेसिकली इसका पर्पस था प्राइवेटाइजेशन करने का कि एक तो आपने भी देखा होगा कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा मॉडर्न है, तो एक मॉडर्नाइजेशन के लिए कि चीज़ें एक नई तरीके से हो पाएँ, जिस तरह से चल रही हैं वो तरीका ना हट के कुछ हट के नए तरीके हो, नया इम्प्रूवमेंट हो, उसके लिए। सेकंड, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी, पीएसयू जो थी हमारी, उनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन जा रही थी, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल वर्क नहीं कर रही थी, तो उनको लॉस में चलाया जा रहा था। तो जिससे उनका इम्प्रूवमेंट हो सके, उनके अंदर प्रॉफिट आ सके, इसलिए प्राइवेट के हाथ में दिए गए। तो बेसिकली दीज आर द टू पर्पस जिनके लिए पब्लिक सेक्टर के हाथ से प्राइवेट सेक्टर को दिया गया। ठीक है, और अब हम प्राइवेटाइजेशन किस तरह कर पाते, किस तरह किया, मतलब तो दो तरीके होते थे प्राइवेटाइजेशन करने के। पहला था कि पूरी ओनरशिप ही ट्रांसफ़र कर दो, पब्लिक के हाथ से प्राइवेट सेक्टर को दे दो, किसी भी इंडस्ट्री की या किसी, ठीक है, जैसे पीएसयू मान लीजिए। तो सेकंड क्या था, जो पीएसयू थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, उनका पूरा पार्ट ना दे के कुछ पार्ट, जैसे अगर 50% था तो 70% शेयर आप प्राइवेट को दे दो। अगर पूरा पहले 100% लिया हुआ था तो उसमें से 50 आप प्राइवेट को दे दो। तो वो शेयर्स उन प्राइवेट को दे दिए जाते थे, जिससे उनको प्राइवेट वाले उनको मनी देते थे पब्लिक सेक्टर को अपना शेयर लेने के लिए। तो और बाकी वो इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा। तो ये दो तरीके थे कि या तो फुल ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना या फिर उस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं उनका कुछ पार्ट प्राइवेट को दे देना। ओके, तो ये हमारे प्राइवेटाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, आपके यही पॉइंट्स हैं जो कवर होंगे। क्लियर? ओके, अभी जैसे हमने प्राइवेटाइजेशन पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेटिंग इंडियन इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी। जैसे हमने अपने पुराने चैप्टर में पढ़ा कि जो प्लानिंग हुई थी 5 ईयर प्लान्स, इन सब में कि हमने इकोनॉमी को बंद कर दिया था, हर जगह से ट्रेड बंद कर दिया था, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान भी हुआ और हम किसी से कम्पीट नहीं कर पाते थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इसमें क्या किया गया 1990 के बाद कि हमने इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट किया, जोड़ा, और उसको जितने भी बैरियर्स हमने लगाए हुए थे, रोक टोक थी ट्रेड के ऊपर, उन सबको रिमूव किया गया। ठीक है, अब उसका एम क्या था, क्यों हमने ये सब किया? ये इसलिए किया जिससे हम बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना सकें, इजीली चीज़ें बाहर जा सकें, अंदर आ सकें और हमारा ट्रेड बढ़ सके, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में इसका फ़ायदा हुआ जो हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये चेंजेस जो किए गए वो किस तरह के चेंजेस हुए, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या तरीके से हमने अपने मार्केट को फैलाया, क्या क्या किस तरह अपने वर्ल्ड इकोनॉमी से अपने आप को जोड़ा। तो पहली चीज़ करें कि जो इन्वेस्टमेंट बाहर के कंपनीज़ का हमारे इंडियन कंपनीज़ में था, उस पर पहले एक रेस्ट्रिक्शन था कि इस लिमिट से ज़्यादा हम नहीं वो इन्वेस्ट कर सकते हमारी कंपनी में, इंडियन कंपनीज़ पे। अब वो जो लिमिट थी, वो लिमिट जो थी वो 51% तक बढ़ा दी गई। तो 51% मीन्स हाफ से ज़्यादा शेयर उन लोगों का हो सकता था इंडियन कंपनीज़ पे, तो जिससे वो लोग भी हमारे यहाँ इंटरेस्टेड होते। फिर अदरवाइज़ तो अगर उनको पावर्स ही नहीं होती हमारे यहाँ पे, 50% से कम अगर शेयर होता तो
कुछ मतलब उनके लिए उनके पास कुछ उनको इंटरेस्ट नहीं आता हमारे इन्वेस्ट करने का, तो वो लिमिट जो है वो 51% तक बढ़ाई गई, हाफ से ज़्यादा शेयर उनको दिया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहला चेंज ये किया गया। सेकंड, रिमूव ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये किया गया। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस वर मेड अंडर ग्लोबलाइजेशन। अब इसका पॉजिटिव क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक तो हमारी जो टेक्नोलॉजी, हम अपनी ही टेक्नोलॉजी में खुश हो रहे हैं या बहुत ही स्लो काम हो रहा है, तो बाहर से एडवांस टेक्नोलॉजी आपकी आ गई, ठीक है। तो जो काम स्लो होता था वो फास्ट होने लगा, अच्छे तरीके से होने लगा। सेकंड, स्किल जो लोग हमारे यहाँ पे भी थे वो बहुत ही लिमिटेड एनवायरनमेंट में उनकी स्किल दिखा पा रहे थे और अच्छे से वो उतनी अर्निंग उनकी नहीं थी जितनी हो सकती थी। तो अगर वो स्किल लोगों को वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड में आगे जाके अपना वर्क दिखाने का मौका मिल रहा था, तो उनकी अर्निंग भी बढ़ पा रही थी, ट्रेड क्योंकि वो बाहर भी कर पा रहे थे। तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, स्किल्ड लोगों के लिए अर्निंग बढ़ी। थर्ड, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, जो हमारी कंपनीज थी या हमारा इंडियन मार्केट था वो सिर्फ अपने इंडियन ही उसमें कस्टमर्स में या वहाँ के लोगों में ही रह पा रहा था, वहीं के लोग सिर्फ उसको ख़रीद पा रहे थे। तो ग्लोबल मार्केट मिला, उनका ट्रेड बढ़ा, उनका हर चीज़ में मतलब इनकम बढ़ी, और कंपटीशन की वजह से हर कोई इंसान अच्छा वर्क और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। तो बहुत सारी जगहों से ग्लोबलाइजेशन से फ़र्क पड़ा हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ओके, अब पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हुई जो ग्लोबलाइजेशन का हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट या पार्ट है, वो अभी और पढ़ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका जो अगर हम पढ़ें नेगेटिव क्या था ग्लोबलाइजेशन के, अगर नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े या इसके अगेंस्ट में हम बात करें कि क्या क्या चीज़ें हुई। एक तो ये कि ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ ज़्यादा वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को हुआ, बिकॉज़ उनकी टेक्नोलॉजीज़ पहले से ही अच्छी थी, उनका प्रोडक्शन अच्छा था, उनके क्वालिटी इस वजह से बहुत फास्ट, वो मतलब जो चीज़ें हम बहुत कम धीरे बना पा रहे हैं वो जल्दी बना पा रहे थे। तो जो कंपटीशन एक्चुअली हुआ उसको वो इजीली उनके लिए वो बेनिफिट उनके लिए ज़्यादा हुआ डेवलप्ड कंट्रीज़ के बजाय हमारे इकोनॉमी के। फिर सेकंड जो थी, इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ अमंग नेशंस एंड पीपल, लोगों में डिस्पैरिटीज़ बहुत हो गई कि मतलब जो रिच है वो रिच हो रहा है, पुअर हो रहा है, जो एरिया डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा डेवलप हो रहा है, अदरवाइज़ दूसरा नहीं। तो बहुत ज़्यादा गैप आ गया इसकी वजह से, ठीक है। एंड नंबर 3 इज़ मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी, MNCs जो थी, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि इजीली अब उनकी एंट्री थी। अब वो तो पहले से ही मतलब अपने हर चीज़ में माहिर थे। हमारे जो थे कंपनीज़ वो अभी नया नया शुरू किया था, तो इजीली उन्होंने पूरे मार्केट पे अपना एक तरह से कब्ज़ा कर लिया, और यहाँ के जो हमारे डोमेस्टिक जो बोल सकते हैं कंपनीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का जो हम बोल सकते हैं। आई होप आपको ये तीनों प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पूरा अच्छे से समझ आ गया है। अभी हम आगे के छोटे मोटे थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं उनको हम और कवर कर लेते हैं इस चैप्टर में। ओके, अभी जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1990 के बाद, 1991 से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, अब हमने इन तीनों के बारे में तो पढ़ लिया कि इन सब में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि ये जो रिफॉर्म्स हुए, ये इनसे क्या तो फ़ायदा हुआ हमारी इकोनॉमी को और क्या नुकसान हुआ। तो अगर हम पढ़ें फेवर में अगर क्या चीज़ें थी या क्या हम इसके पॉजिटिव जो चीज़ें पढ़ें कि क्या क्या हुआ LPG के आने से, तो नंबर 1 तो ये था कि इंक्रीज़ इन रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो रही थी उसमें इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। जिस पेस से पहले बढ़ रही थी, बहुत एक तरह से स्टैगनेंट थी या नहीं भी बढ़ पा रही थी, बहुत स्लो रेट से बढ़ रही थी, उसमें काफ़ी ग्रोथ हुई। नंबर 2, इंक्रीज़ ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो हमने 1950 से 1990 में अपनी इकोनॉमी को बाहर से एकदम क्लोज कर दिया था, ना इन्वेस्टमेंट बाहर ज़्यादा हो रहा था, ना बाहर से हमारे कंट्री में हो रहा था, उसको हमने रिमूव कर दिया था बैरियर्स को। उसकी वजह से ज़्यादा कंपनी खुली, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो हुआ हमारे देश में, ठीक है। बाहर की कंट्रीज़ ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, वहाँ के लोगों ने हमारे कंट्री में। नंबर 2 ये वाला हमारा फ़ायदा हुआ। नंबर 3 राइज इन एक्सपोर्ट, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन था, इजीली आप यहाँ से बाहर ट्रेड कर पा रहे थे, तो
एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ा। अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा या बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगा तो उससे क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स जिसको बोलते हैं, वो हमारा इम्प्रूव हुआ, जो हमारा बहुत ही कम हो गया था, रिजर्व्स हमारे पास बिल्कुल नहीं थे, वो हमारे बढ़ गए। ठीक है। कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब कि जो प्राइजेस गुड्स के बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे उसको कंट्रोल हो गया उससे। क्यों? क्योंकि आपका प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, जो गुड्स पहले कम थे डिमांड के हिसाब से, अब वो गुड्स की सप्लाई बढ़ गई, जिसकी वजह से रेट्स जो थे वो कंट्रोल में आ गए, तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आया। नंबर 3, इंक्रीज़ इन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। वो तो आपने पढ़ ही लिया है कि लाइसेंसिंग ये सब पे बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। इजीली आप प्राइवेट सेक्टर को जो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे चीज़ों पे कि ये चीज़ प्राइवेट के हाथ में नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो काफ़ी कुछ लिबरलाइज़ की गई चीज़ें, तो प्राइवेट सेक्टर का रोल भी बढ़ा। तो ये हमारे फेवर में अगर हम बोले तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो हमारे एलपीजी के फेवर में थे। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ था। क्लियर? ओके, अगर बात करी जाए क्रिटिसिज्म ऑफ एलपीजी कि क्या क्या कमियां रह गई थी हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स में, जो रिफॉर्म्स किए गए, तो पहला था कि फेल टू जनरेट एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, कि जितना सोचा गया था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, नेग्लेक्टेड एग्रीकल्चर। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में बातें हुई, सब कुछ हुआ, ट्रेड के बारे में, बट एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया इसके अंदर। ठीक है। नंबर 3, लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऐसा नहीं कि इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ नहीं हुई, पर जो हुई वो बहुत ही लो लेवल पे हुई। जितनी उसका रीज़न हो सकता है कि हमारे यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी लो हुई। क्लियर? नंबर 4 बात करें तो इनफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। जो पीएसयूज़ थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया गया फॉरेन कंपनीज़ का, तो या फिर प्राइवेट सेक्टर को जो दिया गया, तो डिसइन्वेस्टमेंट जिसको बोल सकते हैं कि पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट था, कि यानी प्राइवेट को दिया गया, पब्लिक सेक्टर का शेयर कम किया गया, तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। मतलब जितना बहुत ही अंडररेटेड चीज़ें थी कि जितना शेयर मिलना चाहिए था पब्लिक को या गवर्नमेंट को, उतना प्राइवेट ने नहीं दिया, तो ये भी इनइफेक्टिव रहा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इनइफेक्टिव टैक्स पॉलिसी, जो टैक्स पॉलिसी करी थी कि सिंप्लीफाई किया टैक्स को, रेट्स कम किए गए, वो भी इनइफेक्टिव थी। कि उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। ठीक है, रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को टैक्स से बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है वो कम हो गया, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे भी गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी वो भी उन्होंने कम कर दिया। तो जो रेवेन्यू की जितनी भी जहाँ जहाँ से गवर्नमेंट को मतलब काफ़ी कुछ रेवेन्यू आता है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, वो कम हो गया। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म मीन्स जैसे पहले हम लोग सिंपल सादा जीवन था, जो बनता था लोग वही खरीदते थे, पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ के आने से कंपटीशन बढ़ गया, नए नए प्रोडक्ट्स आने लगे, अब कंज्यूमर के हिसाब से चीज़ें बनने लगी, लग्जरी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो एक तरह से ये बढ़ गया। जो सिंपल लिविंग थी वो एक लग्जरी लिविंग में आ गई। क्लियर? नेक्स्ट बोल सकते हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ, कि बहुत सारे जैसे सेक्टर्स होते हैं, तो उनमें से कुछ सेक्टर्स तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, बट कुछ सेक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जैसे अगर आप बोले आईटी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, टेलीकम्युनिकेशन में हुआ, फाइनेंस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट हुआ, एंटरटेनमेंट सेक्टर में हुआ, ट्रैवल में हुआ, होटल्स में हुआ, बट जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, एग्रीकल्चर है, उन सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट उतना नहीं मिला जितना होना चाहिए था। तो इसलिए हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड ग्रोथ रही हमारी इकोनॉमी की। तो बेसिकली ये हमारे क्रिटिसिज्म है या नेगेटिव था एलपीजी के, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो हमने यहाँ पढ़े, जो अगेंस्ट में थे, इससे पहले हमने फेवर में पढ़े। तो ओवरऑल मिला के एक बहुत ही मिक्स्ड हम बोल सकते हैं एलपीजी का हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट रहा। ये इस चैप्टर में है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you.